सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो स्पेशली जो बच्चे इस वक्त 10th क्लास में हैं और जो 10th क्लास में भी वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी सचेत हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो 10th का बच्चा है और जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी मेहनती बच्चा है, उसके लिए दो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं। पहली चीज़ है उसके लिए स्कोर, कि 10th क्लास में कितना स्कोर आएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो है वो है जो पेरेंट्स और जो टीचर्स दोनों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि बेटा आप 10th के बाद साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक है आज का, हम बोल सकते हैं आफ्टर 10th 10वीं के बाद क्या। बच्चा इसी जद्दोजहद में है कि तैयारी कैसे करें, नंबर कैसे आए, स्कोर कैसे आए, ये भी बर्डन है। और साथ में एक बर्डन और उसको दे दिया गया है कि 10th के बाद आपने क्या लेना है, यानी कि स्ट्रीम क्या लेंगे, आप कौन सी स्ट्रीम आप चुनेंगे। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी है। एक जनरल सिनेरियो में, अगर एक जनरल सामान्य तौर पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस प्रक्रिया के तहत सब्जेक्ट दिलवा रहे हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा बच्चा मान लो कि 10th क्लास में है, 10th में हम देखते हैं 90%। दूसरा कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 75 to 90% जा रहे हैं। तीसरे बच्चे क्या हैं कि वो 75% तक जा रहे हैं। तो एक सामान्य तौर पर जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो क्या देख रहे हैं कि हाँ भाई इसको साइंस में डाल दो, इस बच्चे को कॉमर्स में बोल दो और इस बच्चे को आर्ट्स में डाल दो। ये एक सामान्य तौर पर हम इस तरीके से बच्चों को सब्जेक्ट चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स बच्चे लेते हैं, अगर इस क्राइटेरिया पे लेते हैं, पेरेंट्स के दबाव में या टीचर्स के दबाव में या फिर परसेंटेज को देखते हुए, तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ हमारी यही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 90% वाला बच्चा ही साइंस चलाएगा और जो आपका 50% का बच्चा है वो साइंस में कामयाब नहीं होगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अब कई बार हमें लगता है कि बच्चे ने जो 10th क्लास है, 10th क्लास में उसका स्कोर 95% आ रहा है, एक केस है। दूसरे केस में एक बच्चा है जो 10th क्लास में ही है और वो 65% मार्क्स ले रहा है। और ये फ्यूचर में हम देखते हैं कि 65 वाले बच्चे ने साइंस अच्छा चलाया और 95 वाला बच्चा जो है साइंस में स्ट्रगल कर रहा है। तो इसका बेसिक कारण क्या है? इसका बेसिक कारण ये है कि हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स प्राइवेट भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, वो और बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर और टीचर्स का प्रेशर इतना है कि बच्चा साइंस में और मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे वो 11th में आया ना उससे साइंस समझ में आ रही है ना मैथ समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में बहुत कम सिलेबस है, किताबों का साइज भी बहुत छोटा है, तो बच्चा रट लेता है, क्रैमिंग कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल सामान्य बात कर रहे हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, चीजों को लर्न कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब 11th में आते हैं तो 11th में पता है कि सिलेबस की कोई अंदाजा ही नहीं है। 12th में हम पढ़ते हैं, उसके बाद IIT में नीट के लिए जब बच्चा प्रिपेयर करता है तो वहां तक हौसला पस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पढ़ने की अप्रोच है वो साइंस के हिसाब से सही है ही नहीं। वो जो साइंस को पढ़ रहा है वो क्रैम कर रहा है, सिलेबस छोटा है तो उसकी क्रैमिंग अच्छी थी और मैथ भी उसको क्वेश्चंस लर्न हो गए थे। लेकिन जब सिलेबस बड़ा हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हम साइंस और मैथ को पेरेंट्स
और टीचर्स, ठीक है, सिर्फ इनके कहन देने मात्र से अगर ये सब्जेक्ट हम चूज करते हैं तो हमें समस्याएं आएंगी। तो अब यहां पर आता है कि तो फिर ये वाला बच्चा जो है ये अच्छा कैसे कर पाएगा, इसके पास ऐसा क्या आ जाता है कि भाई ये बच्चा 10th तक तो सामान्य था, उसके बाद ये अच्छा चल पड़ा है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि 10th क्लास तक ये बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था, जबकि इसकी पढ़ने की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है, कंसेप्ट पे काम करता है, चीजों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और कंसेप्चुअल पढ़ता है, कॉन्सेप्ट पर चीजों को रखता है, लर्न नहीं करता, चीजों को समझता है। तो जब ये बच्चा 11th में जाता है, 12th में जाता है, कोई भी कारण हो और ये क्या करता है, एक बार फोकस जो है इसका वो हर जगह से हटाकर और ये स्टडी पे डाल देता है, तो फिर ये बच्चा बहुत अच्छा करता है। तो इस सब से क्या पता चलता है कि ये जो क्राइटेरिया है 90% साइंस, 75 टू अबव कॉमर्स और ये वाला, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, फेल है, ये एक तरीके से डिस्कार्डेड है। तो बच्चा जब 10th क्लास में है तो पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चा तीनों को ये मतलब समझना होगा कि भाई इस बेस पे हम साइंस नहीं ले सकते, सब्जेक्ट चूज ही नहीं कर सकते हम परसेंटेज के बेस पे, कोई भी सब्जेक्ट लो। 90% का बच्चा लिटरेचर में इंटरेस्टेड हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। और जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को आप क्या करें, सब्जेक्ट लेने दें, वही उस बच्चे के लिए और हम सबके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई परसेंटेज देखो और बोलो कि चलो भाई अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका बच्चा यहां पर, अब ये बच्चे हैं आपके आफ्टर 10th आ गए हैं, सारे के सारे एक साथ आ गए हैं, इस प्रकार से बहुत भीड़ है, सारे के सारे बच्चे क्या हैं, पहुंच गए हैं 10th के बाद। अब 10th के बाद क्या है कि ये आपकी लाइफ का सबसे क्रूशियल पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है। यहां से बहुत सारे रास्ते जाएंगे और हर एक रास्ता किसी ना किसी मंजिल की तरफ जाएगा। तो इसमें से बच्चे को ये डिसाइड करना है कि हम ये जो इतने सारे टर्न है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, जंक्शंस हैं यहाँ पर, अब किस बस में बैठे या किस ट्रेन में बैठे कि हम अपनी मंजिल तक भी पहुंचे और साथ में आपको जो रास्ता है, जो जर्नी है, उसका भी मजा आए। तो ये चीज करने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चे और टीचर को मिलके पहले उसके इंटरेस्ट पे काम करना पड़ेगा। अब मान लो एक बच्चा है, वो क्या करता है, क्यूरियोसिटी है उसके माइंड में, चीजों को समझता है, जानने की कोशिश करता है और डिस्कवरर नेचर का है, तो साइंस में जाना चाहिए। कैलकुलेटिव माइंड है उसका, मैथमेटिक्स लेना चाहिए उसको, लिटरेचर में खोया रहता है, आनंद आता है, आर्ट्स में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार का बच्चा है और वो कैसी सब्जेक्ट ले सकता है, उसका इंटरेस्ट जाने बिना हम नहीं दे सकते। आज हम इंटरेस्ट पे बात नहीं करेंगे, पहले बात करेंगे कि मान लो कि हमारे पास जो यहाँ पर बसेज खड़ी है, जो हमारे पास यहाँ ट्रेन खड़ी है, हमारे पास 4 ट्रेन खड़ी है। कितने ट्रेन खड़ी हैं? 4। हम उन चारों ट्रेन के अंदर बारी बारी से ट्रेवल करेंगे और देखेंगे कि किसकी जर्नी कैसी है। ये 4 ट्रेन आपके पास खड़ी हैं, इनमें से एक ट्रेन है साइंस की। इस साइंस में आगे फिर से 2 ट्रेन खड़ी हैं, एक मेडिकल की है और एक नॉन मेडिकल की है। यहां पर एक कॉमर्स की भी है और साथ में क्या है, यहां पर एक आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। ये हमारे पास ट्रेन्स हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। मैं यहाँ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सब्जेक्ट क्या लेना है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप ये सब्जेक्ट लेंगे तो आपको मंजिल कौन कौन सी मिल सकती है, रास्ते कैसे कैसे हो सकते हैं। जो रास्ता आपको पसंद आए, जो आपकी मंजिल हो, आप उस रास्ते पर
चल सकते हैं, उस मंजिल को पा सकते हैं अपना इंटरेस्ट देखते हुए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज क्या करते हैं कि ये जो मेडिकल की ट्रेन है इसको पकड़ लेते हैं अभी। उसके बाद फिर हम इस ट्रेन में भी चढ़ेंगे, फिर इस ट्रेन में भी चढ़ेंगे और फिर इस ट्रेन में भी चढ़ेंगे। पेशेंस बना के रखें, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जर्नी का मजा आएगा। आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखेंगे, इन चीजों के साथ जुड़ेंगे तो ये आपको अपनी जर्नी लगेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि मेडिकल की ट्रेन या मेडिकल की बस में हम बैठते हैं एक बार। ठीक है, ओके। तो ये साइंस है आपकी। साइंस में हमारे पास मेडिकल और नॉन मेडिकल, इनमें सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ पर बायोलॉजी है और यहाँ पर क्या है, मैथ है। बाकी कॉमन है, फिजिक्स कॉमन है, साथ में केमिस्ट्री भी कॉमन है, ये दोनों तो रहेंगे। लेकिन यहाँ बायोलॉजी और मैथ, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। जो बच्चे मैथ में बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, वो बिल्कुल आराम से नॉन मेडिकल्स ले सकते हैं। जो बच्चे मैथ में बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर बनना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी के और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आप बनना क्या चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, आपको चीजें आती कैसे हैं, क्या है, उस चीज पे भी डिपेंड करेगा। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं मेडिकल। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या है, मेडिकल की ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये हमारी मेडिकल की ट्रेन है। पहली ट्रेन हमारी मेडिकल की हमने ले ली है, इसके बाद हम नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स में भी चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बायो है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ओके, तो ये विषय हम पढ़ते हैं 11th में और 12th में। अब मेडिकल अगर हम लेते हैं तो 11th और 12th, ये 2 साल हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम एक भी पॉइंट पे लूज नहीं हो सकते, क्योंकि आर्ट्स में क्या है बच्चा कि एक बार 11th 12th करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद उसके एग्जाम शुरू होंगे कैरियर ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ क्या है मेडिकल में, जैसे ही आप +2 क्रैक करेंगे, +2 जैसे ही आप पास करेंगे, उसी टाइम आपके सामने इंडिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम खड़ा है जिसे हम नीट बोलते हैं। और ये एग्जाम क्या है, हमें कहां तक लेके जाता है, ये हमें एम्स के अंदर लेके जाता है, जो आपके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, यहां से हम कोर्स करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। ये लगभग 4 से 5 इयर्स का आपका कोर्स है, लगभग 5 साल का आपका कोर्स है, और हम एमबीबीएस डॉक्टर यहां से बन के निकलते हैं। यानी कि जैसे ही बच्चा मेडिकल के साथ +1 और +2 करता है, उसी के तुरंत बाद हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसे हम नीट का एग्जाम बोलते हैं। तो उसके बाद हमें कॉलेजेस मिलते हैं और इसके अंदर हम एम्स को सबसे ऊपर रखते हैं। कोई भी बच्चा जब मेडिकल लेता है तो उसका पहला जो एम है वो एम्स का ही होता है। यहाँ से हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स बनते हैं। अब ये जो एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, ये हम देखते हैं कि इसमें जो बायो है वो 360 मार्क्स का आता है, फिजिक्स 180 और केमिस्ट्री का भी 180 का आता है। तो टोटल हम क्या देखते हैं, तो टोटल हमारे पास 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। 720 मार्क्स में से हम मान लेते हैं कि अगर 675 प्लस आ जाते हैं हमारे, तो हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाता है, जहां से हम एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकलते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, हर साल ये अप डाउन होती है मेरिट। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं तो 675 लेके बैठा हूं और मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि बायो जो है
वो 360 मार्क्स का है। यानी कि मेडिकल वालों के लिए बायो जो है सबसे क्रूशियल है, सबसे महत्वपूर्ण है। बट एक सबसे क्रूशियल फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि जिस मेडिकल स्टूडेंट की फिजिक्स अच्छी है उसकी सिलेक्शन इजी होती है, क्योंकि बायो मेडिकल वाले लगभग सारे के सारे अच्छा करते हैं क्योंकि ज्यादा फोकस डालते हैं। 360 मार्क्स हैं भाई। लेकिन जो बच्चों का फिजिक्स अच्छा है, जो 180 में से फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, परसेंटेज उनका ज्यादा देखा गया है कि उनकी सिलेक्शन का रेट ज्यादा है। तो अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, नीट का एग्जाम है। किसका एग्जाम है, नीट का। अब नीट का एग्जाम हम आपने दिया और आपके स्कोर्स लाएंगे, सारी चीजें आएंगी, उसमें लाखों बच्चा बैठता है और लाखों में से हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये भी एक फैक्ट है जो हमें याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें करनी पड़ती है। अब मान लो कि हम जो मेडिकल की ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई हमने नीट दिया और हम क्या बने, एमबीबीएस। कुछ प्रतिशत नहीं, बहुत ज्यादा परसेंटेज ये चांस भी है कि हम इसमें सफल ना हो पाए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नीट में हम देखते हैं कि भाई हमारा एमबीबीएस में हुआ या नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारे पास होता है बीएएमएस, होता है होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, यूनानी पद्धति के डॉक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, या होम्योपैथी और यूनानी पद्धति मेरे ख्याल से दोनों डिफरेंट है। तो ये उसके बाद बीडीएस होते हैं, जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो भी होते हैं। तो उसमें भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर एमबीबीएस में नहीं होता तो बीएमएस बीडीएस में हम ट्राई करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर भी हमारा नहीं हो रहा है तो हम बी फार्मा में ट्राई कर सकते हैं, बी फार्मेसी। अब बी फार्मेसी में क्या होता है कि इसके बड़े अच्छे स्कोप हैं। जो फार्मासिस्ट आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की अलग से पोस्ट निकलती हैं, केमिस्ट होते हैं, होलसेल का आपका प्राइवेट बिजनेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ से बी फार्मेसी भी हम कर सकते हैं। हमारे पास डी फार्मा भी है, डी फार्मेसी का डिप्लोमा है, बी फार्मेसी का आपके पास डिग्री मिलती है आपको, ठीक है। ये हमारे क्या है, मेडिकल लाइन के कोर्सेज हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वीएस का कोर्स कर सकते हैं, जिसे वेटरनरी सर्जन भी कहते हैं। वेटरनरी सर्जन के अंदर इंसान को छोड़ के सबका डॉक्टर होता है, मछली से लेके हाथी तक का, पशुओं के डॉक्टर। हमारे यहाँ जो ये आपकी एचएयू है, हिसार में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां से बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स किया जा सकता है। कुछ हमारे जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं जिनको लगता है कि इतनी लंबी दूरी हम तय नहीं कर सकते, हमें जल्दी जल्दी कोई ना कोई +2 के बाद ही कोर्स मिल जाए, 1 या 2 साल में हम कोर्स करके कुछ अच्छा सेटल हो सकते हैं, पेरेंट्स को हम सपोर्ट दे सकते हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पास जैसे VLDA का कोर्स है, ये 2 ईयर का कोर्स है, बड़ा अच्छा कोर्स है, आराम से जॉब मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास LT लैब टेक्नीशियन का है, लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स है, ये भी जल्दी आपको रोजगार देने वाले कोर्सेज हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हालांकि छोटा कोर्स नहीं है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे मेडिकल लाइन में ही जाना चाहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजिस्ट, LT, VLDA, VS। इसके अलावा एक सबसे पॉपुलर कोर्स है, वो है नर्सिंग का। नर्सिंग का कोर्स कहीं से भी बड़े आराम से 2 साल में हो जाता है। और नर्सिंग के कोर्स के बाद आपको इंडिया के अलावा अगर बाहर भी बच्चे जाना चाहते हैं, खासकर हमारी जो लड़कियां हैं, तो कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसकी बहुत डिमांड है, इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो हमें, जो मेडिकल की ट्रेन है, जैसे जैसे हम चलते हैं तो यहाँ यहाँ हम पहुंचते हैं। इसमें आपका MBBS, BAMS, BDS, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, वेटरनरी सर्जन, VLDA, LT, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग के कोर्सेज हैं। अब मान लो कि कोई बच्चा है, वो बोलता है कि भाई ये जो कोर्सेज हैं, जैसे साइंस पढ़ते पढ़ते उसका इंटरेस्ट जागा कि भाई मेरा इनमें इंटरेस्ट नहीं हुआ, या मेरी इनमें कहीं पर भी बात नहीं बनती है, तो फिर आगे क्या। तो फिर हम देखते हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ फिर क्या होता है कि बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा आफ्टर 12th क्या कर सकता है, BA ज्वाइन कर सकता है।
मान लो कि उसने क्या किया, बीएससी की। अब आफ्टर ट्वेल्थ वो बीएससी करता है। अब जैसे ही वो बीएससी करेगा बच्चा, तो बीएससी करने के बाद वो जो बच्चा बीए का बच्चा है, जो एसएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, ये सारे के सारे एग्जाम बीएससी वाला बच्चा दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, दिल्ली एसआई, आप सीएपीएफ, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर बनते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं के साथ में वो क्या कर सकता है, जो यूपीएससी एग्जाम निकालती है, कंडक्ट करती है, वहां पर भी ये जा सकता है, सिविल सर्वेंट में भी। यानी कि जितने कोर्सेज ये कर सकता है वो सारे की सारी जॉब्स बीएससी वाला बच्चा भी ऑप्ट कर सकता है। अब कोई बच्चा बोले बीएससी कर ली है, अब मैं एमएससी करूंगा, तो मास्टर डिग्री में अगर ये बच्चा जाना चाहता है एमएससी, तो एमएससी में जो लाइफ साइंस है वो बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है आपको। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री है आपकी, बायोकेमिस्ट्री है आपकी, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, फोरेंसिक साइंस है, फोरेंसिक साइंस के बाद हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसके अलावा हमारे पास बोटनी है, जूलॉजी है। इन सब में कहीं पर भी आप एमएससी कर सकते हैं। जैसे ही आप एमएससी करते हो, और अगर मान लो कि एमएससी की आपने अपने बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत ही बेहतरीन ब्रांचेस हैं, अगर इनमें करते हो तो आपको प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए खुला है और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों आपके लिए समान रूप से खुले हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना आपको सेट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा है यहाँ एमएससी करने के बाद उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है, वो रिसर्च में जाना चाहता है, तो हम यहाँ पर नेट का एग्जाम देके जेआरएफ, और जेआरएफ के बाद हम पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी जब आप करते हैं तो जेआरएफ स्कॉलरशिप आपको मिलता है, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है और आपके खर्चे बड़े आराम से निकलते हैं। जो पीएचडी करते हैं बच्चे, अगर वो सोचते हैं कि हम और भी अच्छा कुछ रिसर्च में करेंगे, वो पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी कर सकते हैं, जिसके लिए फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपका काम देखते हैं, रिसर्च वर्क देखते हैं। उसके बाद पीडीएफ के लिए आप वहां अप्लाई करते हैं, आप जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, यूएसए जाएं, वहां पर आप काम कर सकते हैं। वहां काम करने के बाद अगर आप इंडिया सेटल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत अच्छे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, जैसे टिफर है, इमटेक है, तो ये जेएनयू वगैरह है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक हेड के रूप में काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि जो आपका मेडिकल है, जो मेडिकल लाइन है, वो आपको हर एक तरीके से, जैसा आपका इंटरेस्ट बने, उसी तरीके से आपको लाइफ देने के लिए यहाँ पर रेडी है। अब मान लो कोई बच्चा है, उसने 12th किया, वो बोले भाई हाँ हमें डॉक्टर बनना है, तो आप एमबीबीएस कर ले। अगर कोई बच्चा है, बोलता है कि यार मुझे लोगों से बातचीत करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, और इस तरीके से लाइफ जीना पसंद है, मैं रुक के एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता, तो आप मेडिकल, एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद मैनेजर, रीजनल मैनेजर, कुछ भी जा सकते हैं। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, ठीक है, इस प्रकार से वो कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बच्चा है भाई पशु पक्षियां, इन चीजों में इंटरेस्ट है, वेटरनरी सर्जन बन सकता है। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे बीएससी आपने एक तो यहाँ पर की, एक मान लो कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है, उसके बाद वो एमएससी एग्रीकल्चर कर लेता है, तो यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में काफी अच्छा स्कोप इसके लिए बन सकता है। तो यहाँ एक और ये भी आपके पास स्कोप है, यानी कि हमारे पास जो मेडिकल लाइन है, आपको विदेश जाना है, आप अगर नर्सिंग वगैरह करके जाते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी।
अगर आप पीएचडी करके पीडीएफ करने के लिए जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप विदेश भी जा सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च करनी है आपने, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में प्योर साइंस पढ़नी है आपने, बॉटनी जूलॉजी, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। यहाँ नेट जेआरएफ करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। आपने सिर्फ एमएससी की है, साथ में बीएड करके आप केवीएस में टीचर बन सकते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में टीचर बन सकते हैं। मेडिकल सिर्फ एक चीज आपसे मांगती है, कमिटमेंट आपका और आपका डेडिकेशन, ठीक है, और आपका हार्ड वर्क। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दराई नहीं है, लेकिन ये आपको एक बेहतरीन लाइफ दे सकती है। ये जो मेडिकल लाइन है, ये जो मेडिकल की बस में हम चढ़े हैं, इस ट्रेन में जो चढ़े हैं, इसमें सफर का भी आनंद है, क्योंकि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप ये डिग्रीज डिप्लोमा करेंगे, हॉस्टल लाइफ जिएंगे, और साथ में मंजिल भी काफी सारी खूबसूरत हैं। तो अगर आप में पढ़ने का जज्बा है और आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो मेडिकल की ट्रेन में आप बैठे हैं, सफर किया है, खूबसूरत सफर है, इस पे निकल जाइए बिना सोचे समझे, एकदम बढ़िया है। अब नेक्स्ट ट्रेन की हम बात करते हैं, नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल की ट्रेन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहां पर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आज की ट्रेन हमारी मेडिकल की ही थी। ओके बच्चों, ओके, एंड में मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, कि हम मेडिकल की ट्रेन में चढ़े, हमने नीट दिया, नीट के बाद हम देखते हैं कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बी फार्मेसी और बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इधर वीएस, वीएलडीए, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। साथ में हमारे पास क्या है, नर्सिंग है। और यहाँ एक और चीज जो अभी तक के लेक्चर में कवर नहीं हो पाई है, वो है एएफएमसी। जैसे कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि भाई हमें आर्मी में जाना है या हमें फौज की वर्दी काफी अट्रैक्ट करती है, तो उसमें भी बेटा जो मेडिकल है उसमें आप तो एक तो नर्सिंग की वैकेंसीज निकलती हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। आर्मी में नर्सिंग का कोर्स करके आप वहाँ हॉस्पिटल्स के, जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दूसरा ये हमारे पास एएफएमसी पुणे होता है, ये भी आर्मी के अंदर जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे रैंक पे, कर्नल जनरल रैंक तक ये पहुंचते हैं। यहाँ पर भी हम एएफएमसी के माध्यम से मेडिकल के रास्ते आप आर्मी के अंदर भी अपनी सेवाएं दे सकते हो। यहाँ हमने बीएससी देखा था, बीएससी आपका यहाँ पर क्या कर रहा था, यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए हम देख रहे थे। बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएससी की, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये छोटी सी क्लिप मैंने सिर्फ इसी के लिए जोड़ी है, जो एएफएमसी और नर्सिंग है, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही काम का रहा होगा आप लोगों के लिए, और आप अपनी मंजिल और अपने रास्ते इस वीडियो के माध्यम से बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। और इसको अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी जो अभी तक पता नहीं थी। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके काम आए। थैंक यू वेरी मच।